और डिस्कशन करने के बाद फिर हम लोग कुछ क्वेश्चन वाले पार्ट पे वापस से मूव करना शुरू करेंगे। जैसे कुछ लोगों ने ये चीज पहले भी सुना होगा, मे भी हो सकता है सुना होगा, बट अगर नहीं भी सुना है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम लोग को ऐसे भी डिस्कशन करना ही है, क्योंकि मोल कंसेप्ट में पहले भी तुम लोगों को बोला था कि बेसिक चीजें हैं, तो एक एक करके हम लोग सारी चीजें प्रॉपरली डिस्कस करते चले जाएंगे, सब लोगों को वो चीजें सुनते चली जानी है, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें जो है एक एक लाइन से हम लोग का डिस्कशन उसमें होता चला जाएगा। तो जैसे कुछ क्वेश्चंस लास्ट क्लास में दिए थे मैंने, उन सब पर डिस्कशन हम लोग कर लेंगे अलग से, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग आगे के टॉपिक शुरू करते हैं। उसमें जैसे एक पार्टिकुलर पार्ट है जो हम लोग को डिस्कशन करना होगा। जैसे मान लो अगर हम लोग कुछ ऐसा कंसिडरेशन लेते हैं। क्या बोल रहे हो? कुछ आ नहीं रहा है वीडियो। अच्छा, स्क्रीन शेयरिंग किया, सॉरी एक सेकेंड। हाँ भैया, आ रहा है कुछ बताओ भी जल्दी, कुछ आ रहा है? यस सर। हाँ सर, यस सर। चलो बढ़िया, चलो भाई ध्यान दो। जैसे हम लोग जब हम लोग गैसेस की बात करते हैं, एक छोटा सा बस बेसिक इंट्रोडक्शन है यहाँ पे, ठीक है। बाकी जब हम लोग गैसेस स्टेट टॉपिक पढ़ेंगे, या स्टेट्स ऑफ मैटर करके होगा, एनसीईआरटी में आपने देखा होगा, तो जब वो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे हम लोग इस चीजों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट अभी के लिए हम लोग ऐसा कंसिडर कर सकते हैं, जैसे जब हम लोग बचपन में ये चीज पढ़ते थे, सॉलिड लिक्विड गैस 3 फिजिकल स्टेट्स होते हैं, तो वहाँ पे हम लोग कुछ डिफरेंसेस की बात करते हैं। तो जैसे श्रुति, आपको आवाज आ रही है? श्रुति, निशांत, यस सर। अब एक चीज बताओ, सॉलिड लिक्विड और गैस में क्या डिफरेंसेस है? सर पार्टिकुलेट सर, स्पेस बिटवीन देम आर मोर। सॉलिड में लेस होता है, लिक्विड में हाँ, उससे ज्यादा होता है, और गैस में बहुत ज्यादा बहुत होता है। बहुत हाई फाई डिफरेंस में नहीं चला गया, बहुत बेसिक डिफरेंस चाहिए हमको, बहुत बेसिक डिफरेंस चाहिए। सॉलिड लिक्विड गैस में क्या डिफरेंस है आदर्श? सर Solid has इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहता है सॉलिड में और गैसेस में कम रहता है। अरे चपंडुक आदमी। सर सॉलिड का शेप होता है, लिक्विड का शेप नहीं होता, गैस का भी नहीं होता। एग्जैक्टली यही चीज हम जानना चाह रहे थे। जैसे सॉलिड सॉलिड लिक्विड गैस में ये चीज बहुत बेसिक था कि सॉलिड वाले पार्ट वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं, लिक्विड भी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, बट गैस का कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता। सिमिलर टाइप से सॉलिड का एक पार्टिकुलर शेप होता है, बट गैसेस और लिक्विड का शेप भी नहीं होता। तो अगर हम लोग उस प्रॉपर्टी वाले पार्ट का डिस्कशन करते हुए काम करें, तो हम लोग को बेसिकली डिस्कस करना भी है। तो हम लोग कंसिडरेशन में ये चीज आराम से ले सकते हैं कि जैसे अगर एक गैस है, तो गैस के केस में हम लोगों का कोई वॉल्यूम फिक्स नहीं होता। तो वर्षा, आपका ऑडियो ऑन है, एक चीज बताए, गैस का वॉल्यूम नहीं होता, तो गैस का वॉल्यूम हम लोग कैसे डिटरमाइन करेंगे? तो वॉल्यूम फिक्स नहीं होता, तो गैस का वॉल्यूम पता कैसे करते हैं? बताओ भाई। सर किसी चीज में भर के। तुम्हारा नाम वर्षा है क्या? हाय वर्षा, बताओ, गैस जो है उसका वॉल्यूम फिक्स नहीं होता, तो गैस का वॉल्यूम कैसे मेजर करेंगे हम लोग? तो वॉल्यूम फिक्स नहीं होता, क्या होता है वॉल्यूम एक्चुअली में गैस का? मैंने बोला फिक्स नहीं होता, ठीक है, वॉल्यूम चेंज कर सकता है। 1 किलो गैस लेंगे तो उसका वॉल्यूम चेंज कर सकता है। सॉलिड का 1 किलो तो फिक्स होगा, लिक्विड का 1 किलो तो फिक्स वॉल्यूम होगा, बट गैस का 1 किलो वॉल्यूम फिक्स नहीं होगा। तो उसका वॉल्यूम कैसे मेजर करेंगे हम लोग? हाय निशान, बताओ। निशांत, यस सर। बताओ भाई, कैसे होगा वॉल्यूम कैलकुलेट? सर किसी चीज में इसको रख के। एक आदमी बोलो, या निशान बोलो। सर किसी चीज में उसको फिल करके। हाँ शायद। ठीक है, जैसे ऐसा बोल सकते हैं हम लोग कि गैस को हम लोग जिस कंटेनर में डालेंगे, उस कंटेनर का जो वॉल्यूम है, उसी चीज को हम लोग गैस का वॉल्यूम कंसिडर कर सकते हैं। इस एक पॉइंट का ध्यान रखना, इस पॉइंट को हम लोग स्टेट ऑफ मैटर, ये स्टेट्स ऑफ मैटर हम लोग उसको गैसेस स्टेट के नाम से ही जानते हैं, वहां पे डिस्कस करेंगे। तो गैस का कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता,
बट गैस जिस कंटेनर में रखे जाते हैं वो उसका उस कंटेनर का वॉल्यूम ही गैस का वॉल्यूम कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। तो जैसे हम लोग इससे रिलेटेड एक छोटा सा लॉ डिस्कस करते हैं गैस वाले पार्ट से रिलेटेड, उसको हम लोग एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस भी बोलते हैं। एवोगाड्रोस लॉ बोलो या एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस बोलो, दोनों में से कुछ भी वर्ड यूज सर कर इसी सकते को हैं। लुसैक लॉ भी बोलते हैं ना सर? नहीं नहीं, इसको लुसैक लॉ नहीं बोलते, वो अलग चीज है, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, उसको अभी डिस्कस नहीं करेंगे। हाइपोथेसिस बोलो या फिर लॉ बोलो, उसमें कोई डिफरेंसेस नहीं है, हम लोग आराम से इस चीज को कंसिडर कर सकते हैं। तो हेडिंग डाल देना अपने नोट्स कॉपी में, एवोगाड्रोस लॉ। और इसमें पॉइंट नोट कर लेना। अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रोस लॉ, according to Avogadro's law, equal volume of all gases have equal number of molecules। अगर कोई गैस एटम है, जैसे हीलियम गैस है तो एटॉमिक फॉर्म में है, तो उससे कोई मतलब नहीं है, बट हम लोग मॉलिक्यूल्स वर्ड ही कंसिडर करेंगे, क्योंकि एक मॉलिक्यूल के अंदर हो सकता है 2 एटम, 3 एटम, 4 एटम हो, तो एटम्स के लिए चीज अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस हैव इक्वल मॉलिक्यूल्स एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन। बहुत ही सिंपल सा स्टेटमेंट है जिसमें इस पार्ट को ध्यान रखना होता है। जो हम लोगों का प्रेशर और टेम्परेचर वाला पार्ट होगा वो हमेशा सेम रहना चाहिए। अब इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऐसे ही नहीं आएंगे। अगर प्रेशर और टेम्परेचर वाला पार्ट सेम नहीं होगा तब तक हम लोग कभी भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को इक्वल कंसिडर नहीं करते हुए काम कर सकते हैं। और इसमें एक और चीज हम लोग कंसिडर कर लेते हैं नॉर्मली, जो आपको ध्यान भी रखते हुए काम करना होगा। वॉल्यूम विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। जो n वाला पार्ट है उस चीज को हम लोग नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए आराम से यूज कर सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ एनी गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन। अगर 2 अलग अलग गैसेस है, जैसे इसको ऐसा कंसिडर कर सकते हैं हम लोग कि मेरे पास 2 कंटेनर्स दे रखे, कंटेनर ए और कंटेनर बी। मतलब कंटेनर ए में गैस ए है, बी वाले पार्ट में गैस बी है, और इन दोनों का प्रेशर सेम है, इन दोनों का टेम्परेचर सेम है। तो अगर मान लो हम लोग ऐसा कंसिडरेशन लेके चले कि पहले वाले केस में वॉल्यूम 1 लीटर है, दूसरे वाले केस में वॉल्यूम 1 लीटर है, तो अगर दोनों का वॉल्यूम सेम हो गया, सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग, तब इस केस में हम लोग डायरेक्टली ये चीज बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। एक तो इस लॉ का ये कंक्लूजन है। फिर से एक बार इस चीज को मेंशन कर रहे हैं। पहला लॉ वाले पार्ट में ये चीज रहेगा कि 2 अलग अलग कंटेनर्स है, ठीक है, या सेम कंटेनर है तो भी कोई दिक्कत नहीं, बट हम लोग अभी इसको 2 अलग अलग कंटेनर्स के फॉर्म में रख रहे हैं। 2 अलग अलग कंटेनर्स में गैस ए और गैस बी लेके चल रहे हैं। अगर दोनों कंटेनर्स का प्रेशर सेम है, दोनों का टेम्परेचर सेम है एंड दोनों का वॉल्यूम भी सेम है, तो दोनों के नंबर ऑफ मोल सेम होंगे। अगर नंबर ऑफ मोल सेम होंगे तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ स्पीसीज भी सेम निकल के आएंगे। ऐसा हम लोग आराम से बोल सकते हैं। ये इस लॉ का पहला एक्सप्रेशन है जो अपने को ध्यान रखना होगा कि 2 अलग अलग कंटेनर में हम लोग ये चीजें लेके चल रहे हैं, पहला चीज। दूसरा पार्ट ये हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, इसको सेम कंटेनर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मान लो एक कंटेनर है, एक कंटेनर के अंदर हम लोग ए गैस और बी गैस दोनों डाल के चल रहे हैं। तो जब भी कभी एक गैस किसी कंटेनर के अंदर होगा और दूसरा गैस भी उसी कंटेनर के अंदर होगा, तो इस एक पॉइंट का थोड़ा ध्यान रखेंगे कि गैस ए वाले पार्ट के लिए, जैसे कंटेनर का वॉल्यूम अगर वी है, तो गैस ए का वॉल्यूम भी वी कहलाएगा और गैस बी का वॉल्यूम भी वी कहलाएगा। जैसे नॉर्मली ऐसा कर सकते हैं हम लोग। एक कंटेनर था, उसमें हम लोग 2 लिक्विड से लेके चले, अगर मान लो लिक्विड ए लिया प्लस लिक्विड बी लिया,
तो लिक्विड ए का वॉल्यूम जितना होगा बाकी बचा पार्ट लिक्विड बी का वॉल्यूम होता है। बट गैस के केस में हम लोग जो कैलकुलेशन यूज करते हैं उन कैलकुलेशंस में कभी भी हम लोग गैस के केस में ये कंसिडरेशन लेके नहीं चलते कि पूरा कंटेनर का वॉल्यूम बी था तो ए का वॉल्यूम अगर कुछ है तो बाकी बचा पार्ट बी का होगा। गैस के केस में जो कंटेनर का वॉल्यूम है वो दोनों गैसेस के लिए ही एप्लीकेबल होगा। मतलब गैस ए का वॉल्यूम बोलेंगे तो भी वी होगा, गैस बी का वॉल्यूम बोलेंगे तो भी वी के बराबर ही कंसिडर करना है। इस एक कंसिडरेशन का ध्यान रखना। क्यों ऐसा हम लोग कंसिडर करते हैं इसके लिए थोड़ा आपको पेशेंटली वेट करना पड़ेगा। बस अभी के लिए फैक्ट ध्यान में रखते हुए काम करें। इस चीज को हम लोग चैप्टर नंबर 5 में डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, पहला चीज। दूसरा, जैसे मान लो कि अगर हम लोग का एक ही कंटेनर में, माइक्रोफोन ऑफ रखे अपना, हम लोग के कंटेनर एक ही कंटेनर में गैस ए और गैस बी दोनों दे रखा था मान लो, तो अगर हम लोग ऐसा कंसिडर करके चले कि पूरे कंटेनर का टेम्परेचर वाला जो पार्ट है वो टी के बराबर है, तो मान के चलते हैं टेम्परेचर वाला पार्ट टी के बराबर है, तो जो टेम्परेचर टी है वो ए के लिए भी एप्लीकेबल होगा, बी के लिए भी एप्लीकेबल होगा, और गैस का वॉल्यूम तो सेम था ही। मान ले अगर कि ए वाले पार्ट का प्रेशर और बी वाले पार्ट का प्रेशर दोनों बराबर हो गया, तो अगर दो गैसेस का टेम्परेचर और प्रेशर बराबर है और दोनों गैसेस का वॉल्यूम भी बराबर है, तो हमेशा दोनों गैसेस के नंबर ऑफ मोल्स वाले पार्ट बराबर बाय डिफॉल्ट निकल के आएंगे। तो जो हम लोग का लॉ लिखा हुआ है कि अगर हम लोग इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस लेके चले एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो वहां से इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएंगे। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल हो या नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हो, सिमिलर टाइप का कंसिडरेशन लेते हुए चल सकते हैं। तो उसको दोनों तरीके से पोस्ट कर सकते थे हम लोग कि अगर दो अलग अलग कंटेनर्स हैं, दोनों कंटेनर्स का वॉल्यूम सेम है, प्रेशर टेम्परेचर सेम है, तो दोनों के नंबर ऑफ मोल्स सेम होंगे। और दूसरा, एक ही कंटेनर के अंदर दो गैसेस हैं, दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा, वॉल्यूम सेम हो जाएगा, और अगर दोनों का प्रेशर सेम है तो भी उस केस में दोनों के नंबर ऑफ मोल्स सेम निकल के आएंगे। ये दोनों कंसिडरेशंस थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करना है, पहली चीज। और दूसरा, ये जो एक्सप्रेशन है जो ऊपर ब्लू कलर में लिखा हुआ था जिसको ग्रीन से हाईलाइट कर रहे हैं, इस पार्ट का मतलब क्या है इसको एक्सप्लेन करते हैं। जैसे वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, ऐसा हम लोग कंसिडर कर रहे हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन। तो कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन वाले पार्ट का मतलब, हेलो आवाज आ रही है आपको? यस सर। हेलो, यस सर। आवाज नहीं आ रही है सर। अभी आवाज आ रही है आपको? हाँ चलो, हाँ ठीक है, सर। थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ चलो, ध्यान दो। Yes. हाँ ध्यान दो। तो जैसे यहाँ पे दे रखा कि अगर हम लोग वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो इसका क्या मतलब है इसको भी ढंग से समझना है आपको। जैसे इसको ऐसा समझ सकते हैं कि मान लो एक कंटेनर है जिसमें हम लोग के पास वॉल्यूम 1 लीटर है, दूसरा कंटेनर है जिसका वॉल्यूम वाला पार्ट 2 लीटर है, तीसरा कंटेनर है जिसका वॉल्यूम वाला पार्ट 3 लीटर है। ऐसा एक असम्पशन लेके चल रहे हैं और मान के चल ले कि पहले वाले का प्रेशर जितना है P, उतना ही दूसरे का भी प्रेशर है, उतना ही तीसरे का भी प्रेशर है। सिमिलर टाइप से पहले का टेम्परेचर T है, दूसरे का भी टेम्परेचर T है, तीसरे का भी टेम्परेचर T है, ऐसा असम्पशन मान के चल रहा है। तो अगर प्रेशर टेम्परेचर सेम है तो वॉल्यूम विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो ऐसा बोल सकते हैं अगर पहले वाले केस में 1 मोल होता तो नंबर ऑफ मोल्स 1 के बराबर होते, तो पहले में वॉल्यूम 1 था तो नंबर ऑफ मोल्स 1 मान लिया है। ऐसा नहीं है कि 1 लीटर में 1 ही मोल होगा, ये कोई रूल नहीं है, बट अगर 1 लीटर है तो मान लिया है कि 1 मोल है। तो जब 2 लीटर होगा तो उसके इसमें नंबर ऑफ मोल्स वाला पार्ट 2 हो जाएगा। जब 3 लीटर्स होगा तो नंबर ऑफ मोल्स वाले पार्ट भी 3 के बराबर कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M नीचे मेंशन कर रखा है। जैसे जैसे नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो बढ़ेगा या फिर जैसे जैसे नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेगा उसी रेशियो में वॉल्यूम भी बढ़ेगा, या फिर जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा उसी रेशियो में नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेगा। जैसे अगर मान लो हम लोग यहाँ पे 1 मोल के जगह पे कोई दूसरा कंसिडरेशन लेते, मान लो ले लेते 3 मोल, कि अगर 1 लीटर वाले में 3 मोल्स थे तो फिर 2 लीटर वाले पार्ट को अगर कंसिडर करेंगे तो जो वॉल्यूम को डबल किया तो नंबर ऑफ मोल्स भी डबल होगा, मतलब 3 की जगह पे 6 हो जाएगा। फिर वॉल्यूम को 3 टाइम्स किया तो नंबर ऑफ मोल्स वाला पार्ट भी 3 टाइम्स हो जाएगा। तो इस केस में हम लोग आराम से ये कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं कि
जैसे जैसे हम लोग का वॉल्यूम चेंज होगा उसी टाइप से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में नंबर ऑफ मोल्स भी चेंज होता जाएगा। तो ये दोनों एक्सप्रेशंस अपने को ध्यान रखने हैं। पहला एक्सप्रेशन वॉल्यूम वाला पार्ट अगर सेम है, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, तो उस केस में नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल होंगे। और दूसरा, ये जो सेकंड पार्ट है जिसको बॉक्स में क्लोज किया, इसको हम लोग हमेशा कैलकुलेशंस के टाइम पे अप्लाई करते चले जाएंगे। ये दो पार्ट्स तो आपको ध्यान रखने ही रखने हैं एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस में, जिसमें से आप एक काम कर सकते हैं, ये जो ग्रीन वाला डायग्राम है इसको नोट कर सकते हैं, जहाँ पे वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स लिखा था, उसके नीचे इस चीज को नोट कर ले। ये भी नोट कर लो, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, और उसके नीचे फिर वो ग्रीन वाला डायग्राम जो था बॉक्स वाला, उसको बनाना है। और नोट्स बनाने के लिए थोड़ा एब्रिविएशन यूज करना, ताकि नोट थोड़ा फास्टली बना पाए, तो बहुत नोट्स लिखने होंगे, तो इसलिए एब्रिविएशन नोट करना काफी जरूरी है फास्टली काम करने के लिए। ये डायग्राम नोट कर लो। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स का बेसिक मतलब ये होता है। हो गया सर। बढ़िया, चलो भाई, अगर डायग्राम नोट कर लिया तो एक और पार्ट हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, और इस फैक्ट को स्टार मार्क करके रखें। वैसे बहुत रेगुलर प्रैक्टिस में होगा, तो हम लोग इस चीज का आराम से ध्यान रख सकते हैं। हम लोग एक टर्म यूज करते हैं एसटीपी कंडीशन, और एसटीपी वाले पार्ट में जो एस वाला पार्ट है ये स्टैंडर्ड को रिप्रेजेंट करता है, पी वाला पार्ट टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है, एंड पी वाला पार्ट प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है। तो हम लोग ओवरऑल इस एसटीपी वाले पार्ट को स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन बोल सकते हैं। तो जैसे स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन बोला, तो टेम्परेचर का भी कुछ वैल्यू होना चाहिए और प्रेशर का भी कुछ वैल्यू होना चाहिए। तो एक चीज का ध्यान रखना, जैसे कहीं कहीं पे नोट्स कॉपी में या कहीं कहीं बुकलेट्स में या फिर कहीं कहीं किसी भी क्वेश्चन में एनटीपी वर्ड दे रखा होगा। एनटीपी का मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, लेकिन हम लोग अपने कैलकुलेशंस में एसटीपी एनटीपी को एग्जैक्टली सेम ही चीज मान के चलेंगे। नॉर्मल का मतलब क्या होना चाहिए? नॉर्मल का मतलब जो हम लोग का नॉर्मल टेम्परेचर है तो 25 डिग्री सेल्सियस, लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर और एसटीपी दोनों को एग्जैक्टली सेम ही माना जाता है कैलकुलेशन करने के लिए। इस एक चीज का थोड़ा ध्यान रखना, जिसमें टेम्परेचर का वैल्यू आपको याद रखना है 0 डिग्री सेल्सियस, और इसी चीज में जब हम लोग केल्विन स्केल की बात करेंगे तो 273 केल्विन होना चाहिए। और प्रेशर के केस में एक चीज बताओ, जिससे भी सवाल पूछेंगे वही जवाब देगा। प्रेशर के केस में प्रीति अपना माइक्रोफोन ऑफ रखो। तनीषा, प्रेशर में क्या क्या यूनिट सुने हैं आपने? बताओ तनीषा। तनीषा को आवाज नहीं आ रही है। तान्या, ऋषि, सर पास्कल। पास्कल सुन रखा है, बढ़िया। और कोई यूनिट सुना है? नो सर। ओके, अनुष्का? नहीं सर, पास्कल ही सुना है। केवल पास्कल सुना है? कोई भी आदमी कोई और? हाँ बताओ बताओ बताओ। मीटर पर सेकंड स्क्वायर। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सर प्रेशर न्यूटन पे पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, ये पास्कल का यूनिट है या फिर डायमेंशन वाले पार्ट की जैसी बात कर रहे हैं हम लोग? तो यूनिट बोल सकते हैं, लेकिन हम नाम के टर्म में काम करें। जैसे पास्कल को जब हम लोग कन्वर्ट करेंगे ना, तो पास्कल का मतलब है जैसे फोर्स पर यूनिट एरिया, तो फोर्स वाले पार्ट में न्यूटन आता है, और क्या बोलते हैं नीचे एरिया वाले पार्ट में मीटर स्क्वायर आता है। फिर न्यूटन वाले पार्ट को जब कन्वर्ट करेंगे तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर आता है, तो डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर, ये कैंसिल आउट होगा, तो केजी पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उसको हम लोग कंसिडर नहीं कर रहे। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना फोर्स का यूनिट क्या है, तो न्यूटन, उस टाइप के लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। पास्कल के अलावा कोई और इस तरह का यूनिट सुना है किसी ने?
किसी ने भी सुना है? चलो भी ध्यान रखना, इन चीजों को थोड़ा ध्यान रखना है, इसको हम लोग बाद में रिपीट भी करेंगे गैस स्टेट वाले पार्ट में। हम लोग पास्कल तो यूज करते ही है बट पास्कल के अलावा इसको हम अलग से लिख भी दे रहे हैं, पास्कल यूज करते हैं, उसके अलावा हम लोग एटीएम वर्ड यूज करते हैं। एटीएम को हम लोग एटमॉस्फेयर बोलते हैं, मतलब जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है तो उसको 1 एटीएम माना जाता है, और उसके टर्म में भी सारे रेफरेंसेस चलते हैं। मतलब एटमॉस्फेयर जो नेचुरली एग्जिस्ट कर रहा है, इस एटमॉस्फेयर का प्रेशर इज कंसिडर्ड एज 1 एटीएम यूनिट के फॉर्म में, ठीक है। जैसे 1 पास्कल 2 पास्कल, तो वैसे 1 एटीएम 2 एटीएम इस टाइप की बात करते हैं। सिमिलर टाइप से एक और कंसिडरेशन होता है जिसको मिलीमीटर ऑफ मरकरी बोला जाता है। मरकरी को हम लोग एचजी से भी नोट कर सकते हैं, और अगर हम लोग मिलीमीटर यूज कर रहे हैं तो हम लोग सेंटीमीटर भी यूज कर सकते हैं, सेंटीमीटर ऑफ एचजी। सिमिलर टाइप से एक और यूनिट यूज किया जाता है जिसको टॉर बोला जाता है, बट ये जो टॉर है ये हम लोग केवल क्लास 12 में यूज करेंगे, 11th में यूज नहीं करेंगे। मिलीमीटर ऑफ एचजी और सेंटीमीटर ऑफ एचजी क्लास 11th में यूज करेंगे। एटीएम बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होगा, और पास्कल मोस्टली फिजिक्स में यूज होता है। पास्कल जो यूनिट है वो केमिस्ट्री के पर्पस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हम लोग को सारे यूनिट्स मालूम होने चाहिए, सारे यूनिट्स के कन्वर्जन मालूम होने चाहिए। तो हम अभी केवल सारे यूनिट्स का कन्वर्जन मेंशन कर रहे हैं, आपको वैल्यूज मेंशन कर रहे हैं, रिलेशन मेंशन कर रहे हैं, बट आपसे हम कभी कभी फ्रिक्वेंटली इस चीज को पूछते रहा करेंगे, ठीक है। तो जैसे ध्यान दो, प्रेशर वाले पार्ट में जो हम लोग स्टैंडर्ड वाले पार्ट की बात करते हैं उसको 1 एटीएम कंसिडर किया जाता है। नॉर्मली स्टैंडर्ड प्रेशर इज इक्वल टू 1 एटीएम, और कन्वर्जन में 1 एटीएम इज इक्वल टू, अच्छा हाँ एक और यूनिट है, भूल ही गए, एक और यूनिट है जिसको बार भी बोला जाता है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना, वैसे बार में स्मॉल बी होता है, 1 बार 2 बार 3 बार इस टाइप का यूनिट होता है। तो एक चीज का थोड़ा ध्यान रखना है यहाँ पे, जैसे जब हम लोग 1 एटीएम की बात करते हैं तो 1 एटीएम इज इक्वल टू 1.013 पास्कल होता है। सबसे पहला जो रिलेशन है वो ध्यान रखना है। दूसरा, 1 बार इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 पास्कल होता है, मतलब 1 बार और पास्कल में रिलेशन 10 टू द पावर 5 का है। तो 2 बार 2 इंटू 10 टू द पावर 5, 3 बार 3 इंटू 10 टू द पावर 5। तो जब हम लोग अच्छा सॉरी, ऊपर में पास्कल नहीं, ऊपर में बार बोल रहे थे। 1 एटीएम इज इक्वल टू 1.013 बार। तो हम लोग नीचे वाले रिलेशन को अगर यूज करें, 1 बार इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 पास्कल, तो जब 2 बार होता है तो 2 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल। तो जब 1.013 बार है तो इस चीज को 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल लिख सकते हैं। तो जो एटमॉस्फेरिक यूनिट है, मतलब 1 एटमॉस्फेयर या 1 एटीएम, इस चीज को हम लोग पास्कल से आराम से रिलेट कर सकते हैं, बार से भी रिलेट कर सकते हैं। ये तीनों यूनिट ध्यान रखने लायक होते हैं, पहला चीज। दूसरा, 1 एटीएम को हम लोग सेंटीमीटर ऑफ एचजी, मिलीमीटर ऑफ एचजी से रिलेट कर सकते हैं, जहां पे 1 एटीएम इज इक्वल टू 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी बोला जाता है। तो अगर 760 मिलीमीटर है तो जब इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 76 सेंटीमीटर बोल सकते हैं, 76 सेंटीमीटर ऑफ एचजी। और जो टॉर का यूनिट है 1 एटीएम इज इक्वल टू 760 टॉर। ये भी हम लोग कन्वर्जन थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करेंगे। अभी के लिए कन्वर्जन ध्यान रखें, जब क्वेश्चंस आगे हम लोग धीरे धीरे डिस्कस करेंगे तो रैंडमली कभी कभी इन कन्वर्जन के ऊपर सवाल सॉल्व करेंगे, ताकि बार बार आपके सामने यूनिट्स वाला पार्ट रिपीट हो, तो अपने आप ये चीज याद हो जाएगा, मतलब बाय डिफॉल्ट याद हो जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखें। प्रेशर वाले पार्ट में पहले तो ये हेडिंग डाल दो, एसटीपी कंडीशन, और इसको एकदम ध्यान रखना ही रखना है एसटीपी कंडीशन वाले पार्ट को, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन। और उसमें टेम्परेचर का वैल्यू नोट कर लो। श्रुति को डाउट है? टेम्परेचर का वैल्यू नोट कर लो, फिर उसके नीचे प्रेशर्स के सारे यूनिट्स की बात करेंगे हम लोग। एसटीपी वर्ड यूज करें या एनटीपी वर्ड यूज करें, दोनों को हम लोग सेम टाइप का कंसिडर करते हुए चलेंगे, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। प्रेशर्स के सारे यूनिट्स नोट कर लेना, पास्कल, फिर उसके बाद एटीएम या एटमॉस्फेयर, बार, टॉर, मिलीमीटर ऑफ एचजी, सेंटीमीटर ऑफ एचजी। हर एक जगह के कैलकुलेशंस के लिए अलग अलग टाइप के यूनिट्स हम लोग थोड़ा बहुत यूज करते चलते हैं। जैसे थर्मोडायनेमिक्स में
बार या पास्कल में ज़्यादा काम करते हैं और एटीएम में काम करते हैं। बाकी क्लास 12 में लिक्विड सॉल्यूशंस में हम लोग टॉर में या मिलीमीटर में ज़्यादा काम करेंगे। कन्वर्जेंस वाले पार्ट गैस स्टेट में वापस आएंगे, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, पहली बार है, बस इंट्रोडक्शन है। और ये कन्वर्जेंस वाले पार्ट को ढंग से ध्यान रखना। हो गया सर। बढ़िया। चलो भाई ध्यान दो, जैसे इन यूनिट्स का तो हम लोग को ध्यान रखना है, बट एक्चुअल में एसटीपी कंडीशन हम लोग ने यूज क्यों किया वो चीज थोड़ा ध्यान रखना है। उसका स्टेटमेंट नीचे नोट कर ले, और ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होगा जो अपने काम का होगा। स्टेटमेंट नोट करो, एट एसटीपी कंडीशन मतलब 1 atm प्रेशर एंड 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन। एट एसटीपी कंडीशन 1 मोल ऑफ any gas occupies a volume of 22.4 liters. At STP condition, 1 mole of any gas occupies a volume of 22.4 liter. जब भी कभी STP कंडीशन देगा तो 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर हो जाएगा। तो अगर 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर है एसटीपी कंडीशन पे, तो 2 मोल का वॉल्यूम 2 × 22.4, 10 लीटर का वॉल्यूम 10 × 22.4 लीटर वाला पार्ट ले सकते हैं। तो सॉरी 10 मोल का वॉल्यूम 10 × 22.4 लीटर ले सकते हैं। तो ये एक स्टेटमेंट या कंडीशन बहुत ही प्रॉपरली ध्यान रखना, जिसको हम लोग मोल से फिर से रिलेट कर सकते हैं। जैसे अभी तक हम लोगों ने क्या रिलेट किया था, तो मोलर मास वाला पार्ट या फिर टोटल मास को रिलेट किया था मोल से, टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज को रिलेट किया था। अब हम लोग वॉल्यूम वाले पार्ट को रिलेट कर रहे हैं। वॉल्यूम वाले पार्ट को कैसे रिलेट कर रहे हैं, तो 22.4 के फैक्टर से रिलेट कर रहा है। तो ऐसा कंसिडर कर सकते हैं, अगर 1 मोल है तो वॉल्यूम कितना था 22.4 लीटर। तो अगर 2 मोल होता तो 2 × 22.4 लीटर। अगर 10 मोल होता तो 10 × 22.4 लीटर। तो अगर x मोल्स होते तो x मोल्स के केस में x × 22.4 लीटर। इसका मतलब ये है, अगर हम लोगों को किसी भी गैस के टोटल वॉल्यूम को कैलकुलेट करना है, तो हम लोगों के पास जितने मोल्स दे रखे होंगे उससे 22.4 लीटर को मल्टीप्लाई करके आराम से कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो एक और रिलेशन आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू 22.4 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस बट विथ कंडीशन एट एसटीपी। एक ये रिलेशन हम लोग फिर से नए फॉर्मूले के जैसे डायरेक्टली यूज करते हुए काम कर लेंगे। इस चीज को मोलर वॉल्यूम भी बोला जा सकता है। 22.4 लीटर, 1 मोल का वॉल्यूम मोलर वॉल्यूम, जैसे 1 मोल का मास मोलर मास, तो 1 मोल का वॉल्यूम मोलर वॉल्यूम वर्ड यूज करते हुए काम कर सकते थे। इस केस में नंबर ऑफ मोल्स इनटू 22.4 लीटर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी। तो अगर यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स निकाले तो देख के मालूम पड़ रहा है कि 22.4 को उठा के राइट साइड ले जाएंगे, तो वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी डिवाइडेड बाई हम लोग आराम से 22.4 कंसिडर करते हुए काम कर सकते थे। द वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर आराम से कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। और ध्यान रखना है यहाँ लीटर है, मिली लीटर नहीं है। 22.4 लीटर्स कंसिडर करते हुए काम करना है। नोट कर लिया फॉर्मूले वाले पार्ट को। तो चाहे तो ऊपर के एक्सप्रेशन भी नोट कर सकते हैं, 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर, ताकि रिलेशन आसानी से समझ में आया करे। बाकी ये नोट्स तो हम लोग आपको भेज देंगे, वहां से भी रिलेशन को समझते वक्त यूज कर सकते हैं।
हो गया सर। करना तो बाकी लोग नोट करेंगे। अब तो खैर हम लोग का सिलेबस आराम से तेजी से आगे बढ़ेगा, क्योंकि हम लोग का बेसिक पार्ट जो था उसको तो काफी आराम से हम लोग करना होता है, क्योंकि बेसिक पार्ट के बेसिस पे ही आगे क्वेश्चन आते हैं। अब इसके बाद जो भी चीजें आएंगी उसमें हम लोग मोस्टली क्वेश्चन वाले पार्ट पे ही डिस्कशन करते चलेंगे। चलो ध्यान दो, जैसे ये फॉर्मूला नोट कर लिया तो हम लोग एक और पार्ट की बात कर सकते हैं। सबसे शुरुआत में हम लोगों ने मास वाले पार्ट को कंसिडर किया था और मास से नंबर ऑफ मोल्स का रिलेशन निकाला था। दूसरे पार्ट में हम लोगों ने नंबर ऑफ स्पीसीज का कंसिडरेशन लिया था और नंबर ऑफ स्पीसीज वाले पार्ट को भी मोल से रिलेट कर रहे थे। और अभी एक और रिलेशन कंसिडर किया हम लोगों ने, वॉल्यूम ऑफ गैस। तो वॉल्यूम एट एसटीपी लिख सकते हैं हम लोग। तो ये जो तीन टर्म्स है, मास, नंबर ऑफ स्पीसीज, वॉल्यूम, ये तीनों टर्म्स आपस में रिलेटेबल तो है, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स के थ्रू रिलेटेबल है। मतलब जब भी इन तीनों को रिलेट करना होगा तो हम लोग मोल्स के थ्रू रिलेट करते हुए काम कर सकते हैं, तो ज़्यादा बेटर होगा। तो जैसे एक चीज़ है, अगर नंबर ऑफ मोल्स से हम लोगों को नंबर ऑफ स्पीसीज में जाना है, तो याद होगा एवोगाड्रो नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे थे। तो जब हम लोगों को नंबर ऑफ स्पीसीज से नंबर ऑफ मोल्स में जाना है, तो हम लोग आराम से एवोगाड्रो नंबर से इस चीज को डिवाइड कर सकते हैं। पहला रिलेशन था। दूसरा, जब हम लोगों को नंबर ऑफ मोल्स वाले पार्ट से वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी में जाना है, तो इस केस में अभी जस्ट कैलकुलेट किया था, 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम लोग वॉल्यूम वाले पार्ट से नंबर ऑफ मोल्स में जाएंगे, तो हम लोग आराम से 22.4 लीटर वाले पार्ट से डिवाइड करते हुए काम कर सकते हैं। फिर उसके बाद जब हम लोगों को मास वाले पार्ट में जाना था, नंबर ऑफ मोल्स वाले पार्ट से जब मास में जाना था, तो हम लोग आराम से मोलर मास से मल्टीप्लाई कर रहे थे। तो जब हम लोगों को मास वाले पार्ट से नंबर ऑफ मोल्स में जाना था, तो हम लोग मोलर मास वाले पार्ट से डिवाइड करते हुए काम कर रहे थे। तो इन जनरल जैसे देख के मालूम पड़ रहा है आपको, डायग्राम देख करके पता चल रहा होगा कि वाई डायग्राम का एक शेप आ रखा है, तो वाई शेप है डायग्राम है, तो इसीलिए हम लोग इस चीज को जनरली वाई डायग्राम भी बोल दिया करते हैं। ये बोलने का तरीका होता है, हम भी इस चीज को हमेशा वाई डायग्राम बोला करेंगे। वाई डायग्राम देख लो, उसमें मास का, नंबर ऑफ स्पीसीज का और वॉल्यूम वाले पार्ट का रिलेशन दे रखा है। तो आप भी ये वाई डायग्राम नोट कर ले, ताकि जब भी कभी इन तीनों चीजों में रिलेशन निकालना होगा तो फटाक से क्वेश्चन सोल्व किया जा सके। ठीक है, नोट कर लो तीनों का तीनों पार्ट और एक बॉक्स में क्लोज करके रखना, ताकि बार बार इस चीज पे नजर पड़े, क्वेश्चन में डायरेक्टली इस चीज को यूज करता है। और इसको नोट करने के बाद हम लोग क्वेश्चंस करेंगे काफी सारे। आज मतलब 5-6-7 क्वेश्चन लगातार करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को मूव कर सकते हैं आराम से। और डायग्राम को बिल्कुल याद रखना ही रखना है, बाय डिफॉल्ट याद रखना है, इस चीज का ध्यान रखें। डायग्राम में कभी कोई गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। चलो भाई, नोट कर लिया डायग्राम, तो क्वेश्चन वाले पार्ट पे आते हैं। फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करो, फिर उसके बाद हम लोग धीरे धीरे करके आगे के टॉपिक्स में बढ़ना शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन जो आपको नोट करना है, ट्राई करना है, नोट करें। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ calculate the volume of 20 gram of H2 gas. 20 ग्राम ऑफ H2 गैस पर लीटर में कैलकुलेशन करना है, इन लीटर एट STP। अगर STP कंडीशन नहीं देगा तो डेफिनेटली आप लोग आंसर नहीं निकाल सकते। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 20 ग्राम ऑफ
H2 gas at STP. जिसका भी आंसर आता जाएगा अपना हाथ रेस करते जाना ताकि आराम से डिस्कशन कर पाए। और 1 मिनट का टाइम है बस सॉल्व करने के लिए। बढ़िया ऋषि, बाकी लोग फटाफट कैलकुलेट करें। बढ़िया वर्षा, 3 लोगों का आंसर आया है। जल्दी 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 कैलकुलेट करें। विशाल सर, विशाल सर, वाईफाई डिस्कनेक्ट कर दिया। भाई चलो ध्यान दो। सबसे पहला पार्ट, सवाल में 20 ग्राम दे रखा, मास मतलब दे रखा है और वॉल्यूम निकालने बोला एसटीपी पे। मतलब हम लोग आराम से कैलकुलेशन में मास वाले पार्ट से वॉल्यूम पे जाना चाह रहे हैं। तो पहले मास से वॉल्यूम पे जाते वक्त मोल्स पे जाना पड़ेगा। तो ये जो ब्लू वाला एरो है उसको यूज कर सकते हैं। फिर मोल से हम लोग आराम से ग्रीन वाले एरो को यूज करते हुए वॉल्यूम पे जा सकते हैं। तो कुछ भी हो, हम लोगों को नंबर ऑफ मोल्स को निकालना होगा। तो पहले हम लोग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 निकाल लेते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला आप लोगों को बताया था, वेट अपॉन मोलर मास। बिल्कुल याद रखना ही रखना है। वेट दे रखा है 20 ग्राम और H2 का मोलर मास, हाइड्रोजन का मास नंबर 1 होता है तो H2 का मोलर मास 2, मतलब नंबर ऑफ मोल्स 10 निकल के आ जाएंगे, पहला चीज। दूसरा, अगर वॉल्यूम निकालना है एसटीपी पे तो नंबर ऑफ मोल्स इंटू 22.4 लीटर कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने थे, 10 इंटू 22.4 मतलब 224 लीटर। अपना आंसर आराम से निकल के आ जाना चाहिए। मेरे हिसाब से बहुत सिंपल क्वेश्चन था, डिफिकल्टी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। कैलकुलेट द वॉल्यूम at STP occupied by 16 gram of ozone. Occupied by 16 gram of ozone. कैलकुलेट करो फटाफट। इस केस में आंसर वाला पार्ट होना चाहिए 16 ग्राम मतलब अप्रोक्सीमेटली 7 पॉइंट समथिंग, 22.4 बाई अप्रोक्सीमेटली 7.4 या 7.5 अराउंड रहेगा। 7.392 कितना, 7.392 7.392 तो नहीं होगा, 7.8 भी नहीं होगा। 7.8 तो बिल्कुल नहीं होगा।
बिल्कुल नहीं होगा, 7.49 या 46 इस टाइप का कुछ आना चाहिए। चलो हम लोग देख लेते हैं। सवाल में पहले बोला ओजोन वाले पार्ट का 16 ग्राम दे रखा। ओजोन का मतलब सबको मालूम है O3 होना चाहिए, राइट। तो पहले तो नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलर मास। तो टोटल 3 ऑक्सीजन है, मतलब 48 हो गया। तो यहाँ से 1/3 वैल्यू निकल के आएगा, पहला चीज। दूसरा, वॉल्यूम अगर निकालेंगे तो नंबर ऑफ मोल इंटू 22.4 कर सकते हैं। तो 1/3 इंटू 22.4, तो 3 इंटू 7 वाला पार्ट 21 होता है। फिर उसके बाद 1.4 बचेगा, तो 1.4/3 करेंगे तो 5 हो नहीं सकता, क्योंकि 5 इंटू 3 करते तो 15 होता है। 4 होगा तो 12 रहेगा, तो उससे थोड़ा बड़ा वैल्यू है। इसका मतलब 7.46 के अराउंड वैल्यू है। तो शेष हम लोग 7.5 एज्यूम करते हुए काम कर सकते हैं। जिसका आंसर 7.8 आ रहा है तो बिल्कुल गलत है। जिसका आंसर 7.3 समथिंग आ रहा है वो भी थोड़ा गलत है। इस तरह के छोटे कैलकुलेशन से तो भाई मतलब आंसर थोड़ा प्रिसाइज होना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह के छोटे कैलकुलेशन में आंसर तो भी गलत होगा। 7.39 तो ऑलमोस्ट 4 ही है। नहीं, ऑलमोस्ट 4 ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो ऑलमोस्ट 5 चल रहा है। सर आ और जाता, काटने में गलती हो गया थोड़ा सा। हाँ, तो ऐसा कैलकुलेशन में गलती करेगा। 9th क्लास का कैलकुलेशन भी नहीं है, 9th क्लास में जाके क्लास करो तुम लोग, गधा लोग। थोड़ा सा हो ऐसे गया गड़बड़ा। नेक्स्ट टाइम से कैलकुलेशन का ध्यान रखना भाई, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। हाँ, ट्राई करो। 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस। जब भी गैस वर्ड यूज करेगा मतलब नेचुरली एग्जिस्टिंग चीज N2 की बात कर रहे हैं हम लोग। 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस and 22 ग्राम ऑफ CO2 gases are mixed together are mixed together. Find the volume of gaseous mixture at STP. Find the volume of gaseous mixture at STP. ट्राई करके देखो सवाल। सिंपल सवाल है ये भी, फटाफट ट्राई करो। अरे तनीषा और निशांत हाथ नीचे कर लो भाई, हाथ दर्द कर जाएगा। कितने देर हाथ रेस करके नहीं रखना है। ट्वेंटी 22.4 पक्का। 22.4 ठीक है। 14 लीटर मतलब आधा। हाँ ठीक है, 22.4। बढ़िया, अच्छा कैलकुलेशन था, फास्ट था। चलो एक आंसर आ आ गया तो गया हम लोग सर। डिस्कशन शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पे दो अलग अलग गैसेस दे रखे हैं, तो दोनों के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा, वहां से काम कर लेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 इज इक्वल टू मास इसका 14 दे रखा बाई मोलर मास N2 का 28 होना चाहिए, मतलब हाफ मोल। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अगर CO2 ले तो मास दे रखा है इसका 22, और CO2 का मोलर मास हो जाएगा 32 + 12 44, मतलब इधर भी आधा मोल है। तो इसका मतलब है टोटल नंबर ऑफ मोल्स वाले पार्ट 1 के बराबर हो गए, हाफ हाफ मोल दोनों थे। तो यहाँ से अगर वॉल्यूम निकालेंगे तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 1 × 22.4 लीटर, यही अपना आंसर निकल के आ जाएगा। यहाँ तक के पार्ट में कोई दिक्कत है किसी को तो फटाफट पूछो, नो सर। क्योंकि अब तुम्हारा जो सिलेबस है वो तेजी से बढ़ना शुरू होगा। शायद से कुछ कुछ क्लासेस चल रही थी, यहाँ पे तुमको ध्यान है कि कुछ फ्री में क्लासेस चल रही थी, कुछ लोगों को डेमो क्लासेस करना था, एडमिशन नहीं लिया, दिस किया दैट किया, पता नहीं क्या था। और वैसे भी थोड़े बेसिक क्लासेस थी, तो हम लोग का फ्रीक्वेंसी थोड़ा धीरे होता है शुरुआत में। क्योंकि एक चीज बताओ, तुम में से कितने लोगों को लगता है कि हम बहुत तेज बोलते हैं? कितने लोगों को लगता है? किसी को नहीं लगता कि हम तेज बोलते हैं। मतलब बोल सकते हैं, हम उसको बुरा नहीं फील करेंगे इस चीज में, हम तेज बोलते हैं, मेरे को मालूम है। चलो नो सर, अच्छी ठीक तो अच्छी है। बात है कि आप लोगों को तेज नहीं लग रहा है, क्योंकि हम बहुत धीरे धीरे बोल रहे हैं।
अभी जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ेगा मेरा स्पीड बढ़ता जाएगा बोलने का, और तुमको आदत पड़ जाएगी, क्योंकि हम पिछले 6 साल से पढ़ा रहे हैं तो सब पहले साल से ये चीज सुन रहे हैं कि सर आप बहुत तेज बोलते हैं, बहुत तेज बोलते हैं। मेरे क्लास में जो लोग स्टूडेंट बैठे हुए रहते हैं वो बोलते हैं सर पूरे टाइम बिल्कुल आपको सुनते रहना पड़ता है, थोड़ा भी नजर इधर उधर की है तो आपका दो चार लाइन आगे निकल जाता है, फिर पता ही नहीं चलता क्या चल रहा है। तो इसीलिए तेज बोलेंगे हम, धीरे धीरे लेकिन बोलेंगे, ताकि आप लोगों को उस चीज से कोऑर्डिनेशन हो जाए। और सिलेबस में हम लोग इतना धीरे नहीं चलता है क्योंकि सिलेबस काफी बड़ा है, बट शुरू के 3-4 लेक्चर्स आप यूज टू हो जाए कि हम लोग कैसे क्वेश्चन करेंगे, किस तरीके से आपको नोट्स बनाने, इसलिए हम लोग शुरू में काफी स्लोली आराम से काम करते हैं, 3-4-5 लेक्चर। उसके बाद हम लोग का बुलेट ट्रेन शुरू होगा, और बुलेट ट्रेन जब तक 2 साल का सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा खत्म तब तक बुलेट ट्रेन चलता ही रहेगा, और उसके बाद फिर एकदम से ब्रेक लग जाया करेगा, ठीक है, जैसे ही हम लोग का सिलेबस कंप्लीट होगा। तो ध्यान रखें, क्वेश्चन थोड़ा फास्टली सॉल्व करें, स्पीड बढ़ाए, क्योंकि आपको 1-1 मिनट में वैसे भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो फटाफट। फ्रॉम 160 ग्राम of SO2 sample, from 160 gram of SO2 sample, 1.2046 into 10 to the power 24 molecules of SO2 are removed. Of SO2 are removed. Then find out the volume of leftover SO2 gas at STP. नोट करो सवाल और ट्राई करके देखो, अच्छा सवाल है, थोड़ा थोड़ा लेंदी सवाल, लेकिन 1 ही मिनट का टाइम आपके लिए फिर भी। जल्दी कैलकुलेट करो, जल्दी। चलो भाई, आंसर इसका डिस्कस करते हैं। इसका आंसर दे रखा है 11.5 लीटर्स। किसी का है आंसर 11.5 लीटर्स? सर 11.2 आया है। 11.2 दे रखा है, सॉरी 11.2 लीटर्स। हाँ, आया किसी का आंसर? यस सर। तनिषा का तो आ गया, चलो बढ़िया है। चलो भाई ध्यान दो, एक का आंसर आ गया, डिस्कशन शुरू करते हैं। 160 ग्राम ऑफ SO2 दे Yes, रखा, sir. और उसमें से 1.2046 इंटू 10 टू द पावर 24 मॉलिक्यूल्स को हटा रहे हैं, तो कितना वॉल्यूम ऑफ SO2 बचेगा STP पे। तो एक काम कर सकते हैं, जैसे हर चीज में एक तो वॉल्यूम दिया, मास दिया और नंबर ऑफ स्पीसीज दिया, सब में कॉमन पार्ट एक ही है, नंबर ऑफ मोल्स।
तो भाई नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2 जो कि सैंपल में प्रेजेंट था, 160 ग्राम वाले पार्ट के सैंपल में प्रेजेंट था, तो टोटल मास अपॉन मोलर मास, और SO2 का मोलर मास हो जाएगा 32 + 32 मतलब 64। पहला चीज। दूसरा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2 जिसको हम लोगों ने हटा दिया, तो नंबर ऑफ स्पीसीज 1.2046 इंटू 10⁻24 डिवाइडेड बाई 6.023 इंटू 10⁻23 कंसिडर कर सकते हैं। तो एक काम करेंगे हम लोग, कैलकुलेशन तो करेंगे, फिर बाद में भी कर सकते हैं, अभी की जरूरत नहीं है। तो एक काम कर सकते हैं, चलो ठीक है कैलकुलेशन कर ही लेते हैं, ज्यादा आसान होगा, देख के ही लग रहा है कैलकुलेशन आसान होगा। 16 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये 4 टाइम्स कैंसिल आउट होगा, ये 10 रहेगा, फिर उसके बाद 5/2 रहेगा, मतलब 2.5 मोल्स निकल के आएगा जो सैंपल में था। और नीचे एक चीज देख के मालूम पड़ रहा है 1.2046 और 10⁻24, तो इस चीज को हम आराम से 10⁻23 लिख के 10 बाहर निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे 1.2 की जगह पे 12 पॉइंट समथिंग होगा। तो नीचे 6 पॉइंट समथिंग, ऊपर 12 पॉइंट समथिंग, मतलब 2 वाला पार्ट आएगा, और 10⁻23 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब नीचे वैल्यू आना चाहिए 2। तो 3 मोल, सॉरी 2.5 मोल, 2.5 मोल्स लेके चले थे सैंपल में, और 2 मोल हटा दिए, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2 जो बच गया, जो रिमेनिंग है, आराम से 2.5 - 2 मतलब 0.5 लेके चल 0.5 सकता है। और नंबर ऑफ मोल्स निकल के आ गया, तो वॉल्यूम वाला पार्ट आराम से निकल के आ सकता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू 0.5 इंटू 22.4, तो 22.4 का आधा मतलब 11.2 लीटर्स कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। 11.2 लीटर्स अपना आंसर निकल के आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक का पार्ट तो सबको समझ में आया होगा, और एक क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है जो हम लोग ऐसे ही डिस्कस करेंगे, और बाकी जो क्वेश्चन है वो आपके बुकलेट से आज होमवर्क में काफी चीजें मिलेंगी, ठीक है। एक क्वेश्चन नोट करो, उसका कोई हिंट नहीं मिलेगा, उसमें एक बड़ा अजीब टाइप का टर्म भी आएगा, आपको खुद से दिमाग लगाना है कि वो सवाल कैसे सॉल्व किया जा सकता है। क्वेश्चन होमवर्क के लिए नोट कर लो, और नेक्स्ट क्लास में डेफिनेटली इस चीज को ट्राई करके आएंगे। क्वेश्चन नोट करो, 672 ml of ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन, वर्ड से समझना कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। at NTP of ozonized oxygen at NTP were found to weight 1 gram, found to weight 1 gram. Calculate the volume of ozone in the ozonized oxygen. क्वेश्चन नोट कर ले, आपके स्क्रीन पे दिखा हुआ क्वेश्चन आराम से। सर एनटीपी वाला एनटीपी और एसटीपी तो सेम चीज बोला है मैंने, एनटीपी दे या फिर एसटीपी दे, सिमिलर टाइप की चीजें हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन नोट कर लिया है तो एक चीज बताओ, आज जितनी भी चीजें पढ़ाई इसमें अगर कोई डाउट है तो पूछो। No, sir. सर इसका आंसर कितना होगा 56 के
सर आवाज नहीं आ रहा है। हम ही है जिसको आवाज नहीं आ रहा है या सबको आवाज आ रहा है? मुझे भी नहीं आ रहा है। हम भी यहाँ भाई तुम लोग कहाँ से हो? मंगल से। कहाँ से? मंगल मंगल। हाँ भाई, आवाज आ रही है सबको? सर हाँ सर। हाँ चलो ठीक है। एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है, ये तुम लोग का जो थर्सडे को जो क्लास होने वाला है, वो थर्सडे क्लास में बायो प्लस फिजिक्स है, बट उस बार फिजिक्स का क्लास नहीं होगा, वहाँ पे केमिस्ट्री का क्लास होगा। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना है इस चीज का। पहला उसमें मतलब एक्चुअल में केमिस्ट्री का इसी एक ही क्लास हो पाया था, तो इसीलिए हम लोग चाह रहे हैं कि केमिस्ट्री का दूसरा क्लास हो पाए। तो बायो प्लस केमिस्ट्री का क्लास, तो पहला इन्फॉर्मेशन। दूसरा, हम सर लोग का इसका जो आंसर कितना होगा बता दीजिए तो। आंसर नहीं बताएंगे, आंसर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। कभी कभी ब्लैंक स्पेसेस में काम किया करो, ताकि काफी हाँ सर, केयरफुली काम किया करें। ठीक है, करके देखे हैं बट मिला रहे हैं, सही होगा कि नहीं? अरे ठीक है, आराम से कर लेना। होमवर्क मतलब होमवर्क ही के फॉर्म में डिस्कस किया करो भाई। ठीक है, चलो खैर ध्यान दो। जैसे इसमें एक चीज है कि तुम लोग का जो ये हम लोग का जो ऑनलाइन टेस्टिंग प्लेटफॉर्म है, उस ऑनलाइन टेस्टिंग प्लेटफॉर्म वाले पार्ट को हम लोग यूज कर रहे हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए भी और टेस्ट वगैरह लेने के लिए भी। ठीक है, तो जैसे एक चीज का आपको ध्यान रखना है, आप सबका आईडी हम लोगों ने उधर क्रिएट कर रखा है, तो आपका लॉगिन आईडी और क्रेडेंशियल आपको उसके उधर क्रिएट कर रखा है। कुछ लोगों का नाम उसमें शायद नहीं है, जो 11 MB वैसे थे, उन लोगों का नाम उसमें नहीं है, तो अभी हम लोग 8 बजे तक और ये कर लेंगे, अपडेट कर देंगे। बट हम एक छोटा सा आपको डेमो दिखा रहे हैं कि आपको किस तरीके से वो एग्जामिनेशन पोर्टल और प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म यूज करना है, उस चीज को मेंशन करते जा रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम एक किसी स्टूडेंट का आईडी, तुम में से किसी स्टूडेंट का आईडी यूज कर रहे हैं। जैसे हमको मेरे स्क्रीन पे, मतलब कंप्यूटर के स्क्रीन पे नाम दिख रहा है अमन राज का, तो अमन राज तुम्हारा आईडी यूज कर लें, कोई दिक्कत? यस, कर लीजिए सर। कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है भाई। तो तुम्हारा जो यूजर आईडी है, तुम्हारा पासवर्ड हम डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, पासवर्ड तुम्हारे ही पास रहेगा। तो तुम्हारा यूजर आईडी कुछ ऐसा दे रखा, ठीक है। तो जैसे ये जो लिंक है नीचे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये लिंक आपको मैसेज के थ्रू मिल जाएगा आज शाम में 8 बजे तक या उससे पहले। कुछ लोगों को तो अभी मिल जाएगा, जिन लोगों का नाम स्क्रीन पे दिख रहा है। जो MB बैच के स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को 8 बजे एक बार कॉल कर लेंगे हम लोग, और कॉलिंग के टाइम पे फिर उन लोगों को आराम से पता चल जाएगा कि हम लोग किन किन लोगों का आईडी क्रिएट कर रखे हैं। ठीक है, तो ये जो स्मार्ट प्रिपेयर में जो नीचे लिंक आपको दिख रहा होगा, सबसे नीचे में एकदम लिंक दिख रहा होगा, ये लिंक वाले पार्ट आपके मैसेज में रहेंगे। उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, तो क्लिक करते ही आपको ये पोर्टल दिखाई देना शुरू होगा, जिसमें शुरुआत में यहाँ पे यूजर नेम पूछा है, यूजर नेम या फिर ईमेल। तो आपका यूजर नेम जो हम लोगों ने क्रिएट किया है, वो चीज़ आपको मिल जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग आप इंटर कर सकते हैं। और उसका जो पासवर्ड है, वो पासवर्ड भी आपको मैसेज में डाला हुआ रहेगा, तो वो चीज़ें भी आपको यहाँ पे आराम से दिखाई देंगी, मतलब पासवर्ड आपको उसमें मैसेज में रहेगा। तो हम पासवर्ड डाल रहे हैं अभी के लिए, पासवर्ड चाहे तो आप चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। DTH ओके, चलो भाई। तो पासवर्ड डाल करके ये हम लोगों ने लॉग इन कर लिया। ठीक है, तो सबको स्क्रीन पे चीज दिख ही रहा होगा। और इसमें दो तीन चीजें हैं, जैसे सबसे ऊपर में एक चीज देख सकते हैं आप यहाँ पे, स्टूडेंट जो था वो अमन राज था, तो सबसे राइट साइड में आपको अमन राज नाम दिख रहा होगा। ठीक है, सबसे राइट साइड में यहाँ पे अमन राज नाम दिख रहा है। उसके अलावा ऊपर में एक ओवरव्यू है, ओवरव्यू का मतलब एक बिल्कुल लॉग इन करते ही जो पेज होता है, होम पेज, वो चीजें हैं। ठीक है, उसमें बहुत सारी चीजें दे रखी होंगी। ये ओवरव्यू अभी आपके काम का नहीं होगा, आपको क्या करना है वो चीजें मेंशन कर रहे हैं। तो जैसे इसमें ओवरव्यू के अलावा एग्जाम पोर्टल है, रिजल्ट पोर्टल है, प्रैक्टिस पोर्टल है। तो जब आप एग्जाम से क्लिक करेंगे, तो हम लोगों ने कुछ कुछ फोल्डर्स बना रखे हैं अपने सिस्टम में, जो आप लोगों को अलॉट कर रखा है। जैसे एक चीज है यहाँ पे, टेस्ट सीरीज दे रखा है आपको। ठीक है, टेस्ट सीरीज में जैसे आप देख सकते हैं अभी के लिए, टेस्ट सीरीज में नीट 2020 है, मतलब जो नीट वाले स्टूडेंट्स हैं, नीट वाले स्टूडेंट्स का मतलब जो इस साल 2020 में अपेयर होने वाले स्टूडेंट्स हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए फोल्डर है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे,
तो आपको नीट 2020 में हम लोगों ने जितने भी पेपर डाल रखे, मेजर टेस्ट 1, मेजर टेस्ट 2, मेजर टेस्ट 3 जो भी डाल रखा है, और शो ऑल में जाएंगे तो मेजर टेस्ट 4 भी, ये चीजें आपको दिखाई देंगे। जैसे आप किसी पे भी क्लिक करेंगे तो वो पेपर शुरू होने का टाइम अपने आप यहाँ पे निकल के आ सकता है, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं ये आपको नॉर्मली करते जानी है। और जैसे एक चीज जो एक और चीज कर रहे हैं, वर्कशीट कहाँ है, एक मिनट। हाँ भाई, तो जैसे पेपर नीचे आ गया, इसमें स्टार्ट एग्जाम का ऑप्शन होगा, जैसे आप स्टार्ट क्लिक करेंगे फिर क्वेश्चन आना शुरू हो जाएंगे, फिर आप उसको सबमिट कर सकते हैं आराम से। खैर अभी आपको मेजर टेस्ट नहीं देना है। आप एक चीज देख रहे हैं, मैंने एक चीज और अपडेट किया है यहाँ पे, वर्कशीट वाले पार्ट को अपडेट किया है। तो वर्कशीट को अपडेट करने का मतलब जैसे आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा, ये रुक जाए एक मिनट, थोड़ा वेट करें। 11 हाँ चलो, तो इसको हम थोड़ा रिफ्रेश कर रहे हैं, आपको दिखाई देगा वो चीज। जैसे एक चीज देखो यहाँ पे सबसे ऊपर में आपको टेस्ट सीरीज दिख रहा है, ठीक है। सबसे पहले टेस्ट सीरीज वाला पार्ट वो अभी आपके काम करनी है। आपका जो संडे को टेस्ट होने वाला है उसमें आपको इसी तरीके से पीरियडिक मतलब पीरियडिक टेस्ट का एक फोल्डर दिखाई देगा, वो हम लोग आपको असाइन कर देंगे। तो उसके नीचे जाने पे वर्कशीट दिख रहा है। तो वर्कशीट में जैसे 12R है, 12A है, ये हम लोग के बैचेस के नाम है। जैसे आपने 11MA, 11MB, तो 11 मेडिकल वालों का हम लोगों ने अभी तक एक ही बैच कंसिडर किया है। तो आप सारे के सारे यहाँ लिस्ट दे सकते हैं। तो अभी उसमें से कुछ लोगों का नाम हम लोग हटाएंगे यहाँ से, मतलब कुछ बैचेस का नाम हटाएंगे। आपको यहाँ पे 11 मेडिकल दिखाई दे रहा होगा। तो हम लोग जो वर्कशीट है वो इंजीनियरिंग वालों को भेज रहे हैं, और आप लोगों के लिए वर्कशीट हम लोग रेडी करते चले जा रहे हैं। इसमें जो भी टॉपिक्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, उन टॉपिक्स से रिलेटेड हम लोग जैसे केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, मैथ, ये बायो का, इन सब का हम लोग असाइनमेंट्स अपलोड करेंगे। तो जैसे केमिस्ट्री का असाइनमेंट हम लोगों ने एक अपलोड कर रखा है। तो जब आप वर्कशीट में गए, वर्कशीट में अपने बैच में गए 11th मेडिकल में, तो उसमें जैसे हम लोगों ने 3 फोल्डर्स बना रखे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का। लेकिन केमिस्ट्री का ही मैंने केवल एक असाइनमेंट अभी रेडी किया था, तो इस चीज़ को यहाँ पे मैंने डाल रखा है। तो जैसे ही आप केमिस्ट्री में जाएंगे तो आपको वर्कशीट 1 केमिस्ट्री नीट 11 दिखाई दे देगा। तो जैसे ही आपको मैंने बोल दिया क्लास में कि आपको वर्कशीट ट्राई करना है, अटेंड करना है, आप इस पर क्लिक करें, और क्लिक करने के बाद आप आराम से यहाँ से वर्कशीट वाले पार्ट को यूज करते हुए काम कर सकते हो। यहाँ पे जैसे लिखा है ना, प्लीज वेट फॉर 4 सेकेंड, और बाकी इंस्ट्रक्शंस आप देख सकते हैं। तो इंस्ट्रक्शंस में दे रहा है ड्यूरेशन 30 मिनट, 15 क्वेश्चन है, और 1/999, मतलब इस पेपर को आप मल्टीपल टाइम आराम से अटेंड कर सकते हैं। जैसे पहली बार दिया तो अच्छे से प्रैक्टिस नहीं हुआ, फिर से देना चाहते हैं तो फिर से दे सकते हैं। और एक ही सेक्शन है, 15 क्वेश्चन है वर्कशीट 1 में। स्टार्ट एग्जाम जैसे ही आप करेंगे तो आपके स्क्रीन पे, फोन वाले स्क्रीन पे आराम से क्वेश्चन आने शुरू हो जाएंगे। तो नीचे टाइमर है, ये सारी चीजें हैं। जो भी क्वेश्चन है आप आराम से, जैसे एक आंसर सेलेक्ट करना, आपने क्लिक कर दिया, क्लिक करने के बाद आप नेक्स्ट पे गए तो अगला क्वेश्चन आएगा, फिर आपने किसी दूसरे आंसर को सिलेक्ट किया, दूसरे आंसर को सिलेक्ट करने के बाद फिर आपने नेक्स्ट किया। तो ऐसे नेक्स्ट करते करते जैसे ही आपको पूरा पेपर अटेंड कर लिया, फिर सारे क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस कर लिए, तो आप ऊपर जो कॉर्नर में सबमिट एग्जाम है, इस एग्जाम वाले पार्ट पे आराम से क्लिक करके पेपर को सबमिट कर सकते हैं। तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए, कितने क्वेश्चन गलत किए, कितने टाइम में क्वेश्चन बनाया, और आपके बैच के बाकी स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस उस पेपर के लिए क्या रहा होगा। ये सारी चीजें आपको वहाँ पे आराम से दिखते चली जाएंगी। तो आप लोगों को ये चीज आज से करना शुरू करना है वैसे भी, कि जो हम लोग ये वर्कशीट वगैरह पार्ट, या फिर जो हम लोग गया। सर आवाज नहीं आ रहा है सर। ओ भाई यहाँ जो है, सच सच बताओ कौन कौन आईडी और पासवर्ड लिख लिया है।
हाँ, ये आवाज आ रही है सबको? यस सर। चलो ध्यान दो। तो जैसे इसमें जो अभी मैंने आपको स्क्रीन पे शेयर करके दिखाया था वो एग्जाम वाला पार्ट, तो आप उसमें लॉग इन करके वो जो वर्कशीट वाले पार्ट में उसमें जा करके आराम से वर्कशीट देख सकते हैं, फिर से आप देख सकते हैं। एग्जाम्स में जाएंगे, एग्जाम्स में आपके पास 2-3 फोल्डर्स होंगे, टेस्ट सीरीज है, वर्कशीट है और उसके नीचे चैप्टर वाइज प्रैक्टिस प्रॉब्लम है। तो जैसे जैसे आपका टॉपिक आगे बढ़ेगा, आप चैप्टर वाइज प्रैक्टिस प्रॉब्लम में जब जाएंगे तो नीट दिख रहा है आपको, क्योंकि आपको नीट वाला ही बैचेज अलॉटेड है। नीट पे जब आप जाएंगे तो यहाँ 3 सब्जेक्ट है, बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। और बायोलॉजी में जैसे 11-12 मिला के बहुत सारे टॉपिक्स है। तो चीज देखें यहाँ पे, बायोलॉजी में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 37। एक सेकंड स्क्रीन शेयर नहीं किया मैंने। हाँ भाई, चलो ध्यान दो। तो जैसे यहाँ पे चैप्टर वाइज प्रैक्टिस प्रॉब्लम में आप जब जाएंगे तो नीट आपको दिख रहा है। नीट में आप लोग का बैच, क्योंकि नीट की तैयारी के लिए तो आपको नीट फोल्डर अलॉटेड है। इसमें जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, तो इसमें एक चीज आप देख सकते हैं, बायोलॉजी में 37 कॉन्टेंट्स है, मतलब इसमें 37 फोल्डर्स हैं या 37 टॉपिक्स में इन चीजों को हम लोगों ने डिवाइड किया है। फिजिक्स में 30 कंटेंट मतलब 30 टॉपिक्स हैं, और केमिस्ट्री में 35 कंटेंट मतलब 35 टॉपिक्स होंगे। तो आप किसी भी एक सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे बायोलॉजी को सिलेक्ट किया तो यहाँ पे चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, तो आपको तो यहाँ 3 ही कंटेंट दिख रहा। 3 एक्चुअल में नहीं है, यहाँ साइड में आप देखेंगे ऊपर शो ऑल का भी ऑप्शन होता है। तो जैसे ही आप शो ऑल पे क्लिक करेंगे तो फिर आपको सारे के सारे टॉपिक्स दिखने शुरू हो जाएंगे बायोलॉजी के। तो आपके बायोलॉजी के जो भी टॉपिक्स हो चुके हैं, आप उन टॉपिक्स वाले पार्ट के क्वेश्चंस को आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे द लिविंग वर्ल्ड है, उसमें 2 कंटेंट है, तो जैसे आप इस टॉपिक पे जाएंगे तो आपको 2 टॉपिक्स या फिर 2 पेपर्स मिल जाएंगे, द लिविंग वर्ल्ड 1, द लिविंग वर्ल्ड 2। आप आराम से वो पेपर क्लिक करके उस पेपर को अटेंड कर सकते हैं, ताकि आपको एक रेगुलर प्रैक्टिस होना शुरू हो जाए। जो भी टॉपिक्स का जो हम लोग बुकलेट दे रहे हैं आपको सॉल्व करना है, लेकिन आपको ये क्वेश्चंस ऑनलाइन भी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जे मेंस एडवांस ऑनलाइन हो रखा है, तो मोस्ट प्रोबेबली 2 साल का नीट भी ऑनलाइन होगा। तो ऑनलाइन क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या होता है, कैसे होता है, ये सब चीजें आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस करनी है, पहली चीज। दूसरा, जो हम लोग ऑनलाइन प्रैक्टिस करते हैं तो आप लोगों का प्रॉपर एनालिसिस परफॉर्मेंस का हम लोग को दिखता है स्क्रीन पे। तो हम एक स्टूडेंट का परफॉर्मेंस देख सकते हैं, केमिस्ट्री में कौन से पार्ट में ज्यादा दिक्कत है, कौन से क्वेश्चन में डिफिकल्टी हुआ, ताकि आप लोगों का वीक पॉइंट हम लोग को मालूम पड़े, तो हम लोग को ज्यादा आसानी से सपोर्टिव फैक्टर मिल पाएगा कि हाँ भाई ठीक है, हम तुमको इस टॉपिक पे ज्यादा ध्यान देंगे, तो हम लोग अलग से डाउट सेशन लगा देंगे या इस टॉपिक को वापस से तुमको पढ़ा देंगे। 1-on-1 इंटरेक्शन हम लोग आराम से कर पाएंगे। तो इस चीज को यूज किया करें, ये चीज आपके लिए काफी जरूरी होगा। और जो वर्कशीट होगा, हम बस क्लास में बोल दिया करेंगे वर्कशीट 1 आपको जाके ट्राई करना है। तो जो वर्कशीट 1 है, अपना लॉगिन करें, वर्कशीट में जाएं, अपने फोल्डर में जाएं, उसमें केमिस्ट्री का वर्कशीट 1 ट्राई करें। सिमिलर टाइप से बायोलॉजी, फिजिक्स, उसके वर्कशीट को आराम से ट्राई करते चले जा सकते हैं। इस एक चीज का थोड़ा आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। और तुम में से जो जो लोग हमको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, उन लोगों को मैसेज करते जा रहे हैं उन लोगों का आईडी, और मैसेज मिलेगा तो कंफर्म करते चले जाना, ठीक है। जिन लोगों को आईडी मिलते जा रहा है तो मैसेज कंफर्म करते जाएंगे। जैसे स्क्रीन पे कुछ लोग तो अभी तक चले भी गए थे। आदर्श राज, तो आदर्श राज आपको आदर्श राज, आदर्श तुम्हारा बैच ए था, बैच बी था? अरे आदर्श, अरे जल्दी बताओ भाई आदर्श। अमन, तुम्हारा तो नाम है ही, तुमको तो यूज किया, तुम्हारा नाम यूज किया मैंने। तो अमन राज, आवाज आ रही है तुमको? हाँ, तुम्हारे पास जो नंबर है 7991182698, इस नंबर पे मैसेज गया होगा। यस सर, देख लेते हैं। एक बार देख लो, देख के कंफर्म कर लो, ठीक है। फिर उसके बाद निशांत, निशांत तुम्हारा बैच ए था कि बैच बी था? निशांत, आ गया सर। हाँ ठीक है, ओके। निशांत, तुम्हारा बैच ए था या बैच बी था? प्रीति, अरे रिस्पॉन्स करो भाई। प्रीति, बैच ए था या बैच बी था? बैच ए था तुम लोग का पहले से या बैच बी था? पता नहीं है, ओके। मतलब 11 MA था या 11 MB था? वर्षा, आवाज आ रही है आपको? हाय वर्षा, आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। हाँ ठीक है, तुम्हारा नंबर यहाँ पे अपडेटेड है 9546198916, उस पर मैसेज गया होगा, आप एक बार चेक कर लें। फिर उसके बाद ऋषि राज और तान्या और श्रुति कुमारी,
तान्या का नाम भी दिख नहीं रहा है यहाँ पे। नहीं, तान्या का नाम नहीं दिख रहा, वो बैच ए में होंगे। ऋषि राज, आवाज बहुत ऋषि कम आ रही है। Sir, Tanya here. Sir, I'm in B, not A. बी बैच। ओके ओके ओके, ठीक है, फाइन। तो आपका आईडी जो है हम लोग अभी 8 बजे के बाद क्रिएट करके आपको अलग से मैसेज कर देंगे, ठीक है? आप मीटिंग छोड़ के जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वर्षा Alright. आपको मैसेज, अरे क्या वर्षा आपको मैसेज मिल गया? नो सर। नहीं मिला? आपका नंबर आपने जो यहाँ डाल रखा है, मैं एक बार बोल रहा हूँ आपको, वर्षा का 9546198916। यस सर, वही है। तो उस पर मैसेज नहीं आया? मैं एक बार फिर से आपको मैसेज सेंड कर रहा हूँ, आप एक बार, ठीक है, चेक कर लेंगे। ओके, ऋषि राज, ओके ओके कूल। ऋषि राज, तुम्हारा नाम ऋषि कुमार है कि ऋषि राज है? ऋषि राज है सर। यहाँ एक नंबर है ऋषि कुमार के नाम से 8002795542। यस सर, मेरा ही है। ओके ठीक है, तो इस नंबर पे मैसेज मैं भेज रहा हूँ, आप चेक कर ले। मेरे हिसाब से आ जाना चाहिए अभी मैसेज आपको। और उसके बाद कौन बचा? आदर्श राज, आवाज आ रही है आपको? आदर्श, निशान। यस सर। आ गया आदर्श। तुम्हारा एमए बैच है कि एमबी बैच है? एमबी बैच है सर। ठीक है, तो तुम्हारा 8 बजे के बाद आईडी हम लोग क्रिएट करके कॉल पे बात कर लेंगे तुमसे, ठीक है? और मीटिंग आप छोड़ के जा सकते हो। Okay, अमन, sir. तुमको तो मैसेज मिल ही गया है, तो तुम मीटिंग छोड़ के जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और प्रीति, तुम्हारा तो सॉरी प्रीति नहीं, निशान, निशान को आवाज नहीं आ रही। और कोई बच्चा? श्रुति, आवाज आ रही है? Yes, sir. एमए बैच है, एमबी बैच है तुम्हारा? एमबी बैच है। Yes, sir. ठीक है, तो तुम्हारा 8 बजे के बाद हम लोग आईडी क्रिएट कर देंगे, ठीक है? तो तुम लोगों को मैसेज मिल जाएगा। और वर्कशीट 1 प्रैक्टिस करना है आपको। अभी 8 बजे के बाद आईडी क्रिएट कर देंगे, आपको मैसेज कर देंगे, आप लोग वर्कशीट 1 जाके आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो वहाँ पे, ठीक है? चलो ठीक है, मीटिंग एंड कर रहा हूँ मैं। आपका जो लेक्चर हुआ है वो हम लोग अपलोड भी कर देंगे, वहां से जाकर के लेक्चर देख सकते हैं आप, ठीक है? चलो ओके, बाय बाय। थैंक यू सर। मीटिंग हुआ तो एंड कीजिए। आदर्श राज भाई, तुम कौन सा बैच में? चल गया भाई क्या?